हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9 साइंस की बुक का चैप्टर 14 नेचुरल रिसोर्सेज। तो आप लोग हिंदी के लिए बोल रहे थे ना, तो हिंदी जो है वो हमने प्रोवाइड कर दी है। हमारा चैनल है ओनली सक्सेस और मैंने इस चैनल की कम्युनिटी टैब में भी ना वो प्रोवाइड कर दी है और मैं कमेंट बॉक्स में भी आपको चैप्टर का लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। आप लोग जा करके चैप्टर 2 और चैप्टर 1 वहाँ पे कवर है। चैप्टर 2 लियासा की ओर बना दिया गया है, बाकी सारे चैप्टर्स भी हिंदी के जल्दी वहाँ पे कवर हो जाएंगे, तो आप लोग जा करके देख सकते हैं। अब देखते हैं। और बाकी जो है जैसे कि एसएसटी इंग्लिश हो गया, वो हमारा चैनल लर्नर बी है ना, वहाँ पर कवर है। तो नेचुरल रिसोर्सेज में अब हम ये पार्ट 3 देख रहे हैं और जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ना, अब जैसे कि आप लोग बोल रहे थे कि काफ़ी सारे पार्ट्स मैं बना रही हूँ, तो मैं एक ना कंबाइंड वीडियो बना दूँगी सारे के सारे पार्ट्स को मर्ज करके। ये वीडियो भी आप लोगों को मर्ज हुए वाले पार्ट में मिल जाएगा। तो देखिए, आगे हम लोग विंड्स वगैरह का देख चुके हैं और एयर पोल्यूशन भी हम लोगों ने देख लिया है। अब हम यहाँ पर देखते हैं वाटर, अ वंडर लिक्विड। हमारी जो धरती है उसमें पानी बहुत ज़्यादा है, काफ़ी बड़े एरिया में हमारे जो है पानी है। वो अंडरग्राउंड भी मिलता है पानी, और पानी काफ़ी ज़्यादा फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। एटमॉस्फेयर में मिलता है, सी में, ओशन में, पर जो फ्रेश वाटर है ना वो काफ़ी कम मिलता है। ये वाला पार्ट भी हम लोग चैप्टर का देख चुके थे। अब हम लोग यहाँ से देखते हैं कि आफ्टर कंपाइलिंग द रिजल्ट, जो हमने एक्टिविटी भी देख ली थी, तो इसमें हमें पता लगता है कि इफ़ देयर इज़ एनी रिलेशन बिटवीन द अमाउंट ऑफ अवेलेबल वाटर एंड द नंबर ऑफ वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट कैन लिव इन गिवन एरिया। तो कितना पानी होगा और कितने एनिमल्स या प्लांट्स रह सकते हैं, क्या इसमें कोई रिलेशन है? तो हाँ, बिल्कुल रिलेशन है। जितना ज़्यादा पानी जिस इलाके में अवेलेबल होगा ना, उतने ही ज़्यादा प्लांट्स एंड एनिमल्स उस एरिया में आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। जो रेन फॉरेस्ट होते हैं, रेन फॉरेस्ट ऐसी जगह होती है जहाँ पर साल में रोज़ बारिश पड़ती है। ऑलमोस्ट लगभग 365 डेज में से 320 दिन, 300 दिन वहाँ पे आपको बारिश देखने के लिए मिलेगी। ऐसे इलाके जैसे कि अमेजोन रेन फॉरेस्ट, हमारे देश का अंडमान एंड निकोबार वाला एरिया, नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन जहाँ पे खूब बारिश पड़ती है, वहाँ पे खूब सारे पेड़ और जानवर हमें मिलते हैं। हिमालयन रीजन बारिश भले ही पूरे साल ना पड़ती हो, बट काफ़ी पड़ती है। तो इफ़ देयर इज़ अ रिलेशनशिप, वेयर डू यू थिंक वुड यू फाइंड अ ग्रीन वेराइटी एंड अबंडेंस ऑफ लाइफ इन अ रीजन दैट हैव 5 सेंटीमीटर रेनफॉल अ ईयर और दैट रिसीव 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल इन अ ईयर? तो ऑब्वियसली जहाँ पे 200 सेंटीमीटर, अब आप सोच रहे हो कि सेंटीमीटर में कैसे नापते हैं, तो देखिए ऐसा होता है कि जित बारिश पड़ी तो जितनी हाइट वो बारिश कवर कर लेगी उतने सेंटीमीटर बारिश पड़ी है, तो ये रिलेशन होता है। तो मैप में हमारे देश में मैंने आपको बता दिया है कि किस किस रीजन में होती है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, अंडमान निकोबार में, वेस्टर्न घाट्स जो कि सदर्न इंडिया में केरला और कर्नाटक, काफ़ी सारे स्टेट्स में पड़ते हैं। तो मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी हमें उन इलाकों में मिलती है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बारिश पड़ती है। बायोडाइवर्सिटी, बायो का मतलब जान होता है ना, और डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि कितनी भिन्नता है, कितनी डिफरेंस है। तो काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स एंड एनिमल्स आप लोगों को ऐसे इलाके में मिलेंगे जहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है। पानी जिस जगह पर ज़्यादा होता है वहाँ पे सिर्फ इंडिविजुअल ही नहीं बल्कि काफ़ी सारे आर एबल टू सर्वाइव इन पर्टिकुलर एरिया, बट ऑल्सो डिसाइड्स द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ देयर। तो यही नहीं कि कितने लोग रह सकते हैं, कितने प्लांट जानवर रह सकते हैं, बल्कि कितने ज़्यादा टाइप के रह सकते हैं। अलग अलग टाइप के जानवर, अलग अलग टाइप के प्लांट्स ऐसे इलाकों में हमें मिलते हैं जहाँ खूब बारिश होती है। ऑफ कोर्स अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ नॉट द ओनली फैक्टर दैट डिसाइड्स द सस्टेनेबिलिटी ऑफ लाइफ इन अ रीजन। सिर्फ पानी होने से तो ऐसा थोड़ी ना है कि खूब पानी है तो मतलब खूब ज़्यादा लाइफ होगी। और भी चीज़ें होती हैं, अदर फैक्टर, जैसे कि वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, वहाँ की मिट्टी कैसी है, ये सारी की सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं अगर कोई स्पेशली बायोडाइवर्सिटी वहाँ पर होनी है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब आपको होपफुली समझ में आ ही गया होगा कि जहाँ पर प्लांट्स और एनिमल्स ज़्यादा होते हैं ना, तो वो बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया होता है, काफ़ी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है। पानी के अलावा टेम्परेचर कैसा है, वहाँ की मिट्टी कैसी है, इन पर भी बायोडाइवर्सिटी डिपेंड करती है। अब आता है पानी हम गंदा कर रहे हैं, वाटर पॉल्यूशन। तो पानी हम लोग गंदा कैसे कर रहे हैं? वाटर डिजॉल्व्स द फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स दैट वी यूज़ ऑन आवर फार्म्स। वाटर में डिजॉल्व होते हैं, मिले हुए होते हैं फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड। फर्टिलाइज़र क्या होते हैं? हमारे खेतों में जो किसान होते हैं ना, वो फर्टिलाइज़र डालते हैं ताकि उसकी उर्वरकता, उसमें ज़्यादा फसल उग सके। बट क्या होता है ना, वो जो फर्टिलाइज़र होते हैं वो सारे के सारे मिट्टी यूज़ नहीं कर पाती है, वो वाटर में बह जाते हैं पानी में, और वो पोल्यूटेंट की तरह, वो प्रदूषण की तरह काम करने लगते हैं। पेस्टिसाइड, पेस्ट होते हैं, कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए फसलों पर डाले जाते हैं हमारे फार्म्स में। सो सम परसेंटेज ऑफ दीज सब्सटेंस आर वॉश्ड अवे इनटू वाटर बॉडीज। तो कुछ तो यूज़ कर लिया जाता है प्लांट्स के द्वारा, बट कुछ पानी में बह जाता है। तो सीवेज जो होता है ना हमारे टाउन्स का, सिटीज़ का, उसमें फैक्ट्री के वेस्ट होते हैं, है ना। जैसे कि फैक्ट्री है,
फैक्ट्री में वेस्ट निकलते हैं बहुत सारे, तो उसको भी नदियों में बहा दिया जाता है। हमारे जो घर का सीवर होता है, हमारी जो गंदगी, नहा रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, वो नालियों के थ्रू कहाँ चला जाता है, नदियों में चला जाता है। स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज ऑल्सो यूज वाटर फॉर कूलिंग इन वेरियस ऑपरेशन एंड लेटर रिटर्न दिस हॉट वाटर इनटू वाटर बॉडीज। और कुछ फैक्ट्रियाँ होती हैं जो मतलब क्या करती है, गर्म पानी को गर्म करती हैं और वाटर कूलिंग के लिए भी इस्तेमाल करा जाता है। वाटर फॉर कूलिंग इन वेरियस ऑपरेशन, काफ़ी सारे ऑपरेशंस के लिए जैसे फैक्ट्री में काम चल रहा है तो पानी की हेल्प से चीज़ों को ठंडा भी किया जाता है और गर्म पानी का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो वो सारा का सारा पानी ऐसे ही नदियों में बहा दिया जाता है। तो जो गर्म पानी होता है ना, जो नदियों में बहा देते हैं, उसकी वजह से वाटर का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और जब वाटर का टेम्परेचर बढ़ता है ना, तो वहाँ के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे मछलियाँ होती हैं, उनको वो मर जाती हैं उस पानी के टेम्परेचर बदलने की वजह से। तो काफ़ी ज़्यादा जो है पानी इफ़ेक्ट करता है। कैन बी इफेक्टेड व्हेन वाटर इज़ रिलीज फ्रॉम डैम। और डैम में जब बारिश बहुत ज़्यादा पड़ने लगती है तो जो डैम्स होते हैं उनसे पानी रिलीज़ कर देते हैं, तो बहुत ज़्यादा नदियों में पानी हो जाता है, तो भी दिक्कत हो जाती है। वाटर इनसाइड द डीप रिजर्वॉयर कुड बी कूलर देन द वाटर एट द सर्फेस विच गेट्स हीटेड बाय द सन। तो रिजर्वॉयर के डीप में, मतलब रिजर्वॉयर का मतलब होता है जहाँ पर आपने पानी, बहुत सारा पानी रखा हुआ है, उसकी जो नीचे वाली लेयर्स होंगी जहाँ पे सन की रेज नहीं पड़ेंगी, है ना, तो वो वाला इलाका क्या होगा, वो वाला इलाका तो कोल्ड होगा। और उसके जो टॉप वाला इलाका है वो क्या होगा, वो गर्म होगा, क्योंकि वहाँ पे सूरज की रोशनी पड़ रही है। ऑल दिस कैन अफेक्ट द लाइफ फॉर्म्स दैट आर फाउंड इन वाटर बॉडीज इन वेरियस वेज। तो जो वाटर बॉडीज़ में लाइफ फॉर्म्स होती हैं, मतलब जानवर, पेड़ पौधे जो पानी में के अंदर भी होते हैं ना, बहुत सारे जानवर होते हैं समुद्रों में, नदियों के अंदर बहुत सारे पेड़ पौधे भी होते हैं। तो टेम्परेचर इस तरीके से ऐसे ही चेंज होता रहेगा, तो उससे क्या उन जानवरों को असर नहीं पड़ता है, बहुत बुरा असर पड़ता है उन पर। तो अफेक्ट करते हैं लाइफ फॉर्म्स को, वाटर बॉडी में रहने वाले कई तरीके से, और काफ़ी सारे हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स डेवलप होने लगते हैं और जानवर मरने भी लगते हैं। और इसकी वजह से जो बैलेंस होता है ना काफ़ी सारे ऑर्गेनिजम्स का और पूरे के पूरे सिस्टम का, वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है और वाटर पोल्यूट हो जाता है। तो सो वी यूज़ द टर्म वाटर पोल्यूशन टू कवर फॉलोइंग एक्सपेक्ट। तो हम लोग वाटर पोल्यूशन कब कहेंगे, जब द एडिशन ऑफ अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस टू वाटर बॉडीज़, जब ऐसे सब्सटेंस वाटर बॉडीज़ में आ जाएंगे भाई जिनकी ज़रूरत ही नहीं है। इस तरीके के सब्सटेंस अगर पानी में आ जाते हैं, नदी, वाटर बॉडी क्या होती है, नदी, नदियाँ हो गई, लेक्स हो गए, ओशंस हो गए, इसमें जब ऐसे सब्सटेंस आ जाते हैं जिसमें नदियों को ज़रूरत ही नहीं है, तो वो क्या करते हैं, नदियों को पोल्यूट करते हैं। दीज सब्सटेंस कुड बी द फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड जो कि फार्मिंग में इस्तेमाल होते हैं, या फिर पॉइजनस सब्सटेंसेस जो कि फैक्ट्री से छोड़े जाते हैं, जैसे कि मरकरी के सॉल्ट्स हो गए जो पेपर की इंडस्ट्री में बनते हैं। मरकरी बहुत हार्मफुल होता है, वो पेपर इंडस्ट्री में यूज़ होता है, फिर नदियों में बहा देते हैं, तो बड़ा नुकसान होता है जानवरों को। वो जानवरों को डिसीज़ दे सकते हैं, कॉलरा जैसी बैक्टीरिया ऐसे हो सकते हैं जो जानवरों को मार दें, मछलियों को, बाकी दूसरे जानवरों को। अब सेकंड पॉइंट, रिमूवल ऑफ डिज़ायरेबल सब्सटेंसेस फ्रॉम वाटर बॉडीज़। मतलब आपने एक तो ऐसे सब्सटेंस डाल दिए वाटर बॉडी में जिसकी ज़रूरत नहीं थी, और ऐसे इन सब्सटेंस के आने की वजह से जो ज़रूरत वाले सब्सटेंस होते हैं ना वो कम होने लगते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन। डिजॉल्व ऑक्सीजन इज़ यूज्ड बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट लिव इन वाटर। तो पानी में ना ऑक्सीजन खुली हुई होती है, और वो ऑक्सीजन जो है पानी में रहने वाले एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, उसका इस्तेमाल करते हैं। कोई भी चेंज जो होता है ना, जैसे कि अगर हॉट वाटर को नदियों में बहा दिया जाए, जब पानी गर्म होता है ना तो उसमें ऑक्सीजन कम हो जाती है, उसकी जब पानी गर्म है ऑक्सीजन लेवल कम हो गया, मछलियाँ सांस नहीं ले पाती हैं, उनकी डेथ हो जाती है। तो अमाउंट ऑफ द डिजॉल्व ऑक्सीजन वुड एडवर्सली अफेक्ट दीज एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स का मतलब होता है पानी में रहने वाले जानवर। तो पानी का टेम्परेचर चेंज होता है, या फिर ये अजीब अलग अलग पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, ये सारे के सारे चीज़ें जब पानी में जाती हैं तो ऑक्सीजन लेवल पे बहुत ज़्यादा बुरा असर डालती हैं। अदर न्यूट्रिएंट्स ऑल्सो भी डिप्लीटेड फ्रॉम द वाटर। न्यूट्रिएंट्स बहुत सारे, हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, मिनरल्स की ज़रूरत होती है, ये सारे न्यूट्रिएंट्स ही तो होते हैं। ऐसे पानी में भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो जब अगर उसमें पानी में हम लोग पोल्यूशन डाल देते हैं ना, तो वो न्यूट्रिएंट्स जो पानी के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं, जो पानी में रहने वाले जानवरों के लिए ज़रूरी हैं, वो कम हो जाती हैं। फिर वही है चेंज इन टेम्परेचर बदलता है तो ऑर्गेनिज्म की बॉडी, कुछ हम लोग हैं, अगर हम लोगों को 100 डिग्री सेल्सियस में रख दिया जाए तो हम भी भाप बन के उड़ जाएंगे ना। इसी तरीके से एनिमल्स की भी बॉडी का एक टेम्परेचर होता है, उसी टेम्परेचर में वो रह सकते हैं। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी या बहुत ज़्यादा ठंड हो जाएगी, तो उसकी वजह से उन लोगों की डेथ हो जाती है। और कई बार क्या होता है कि उनके जो अंडे होते हैं और
लार्वा वगैरह, लार्वा उनका जो बिल्कुल बच्चे होने की पहली स्टेज होती है, अंडे वो भी ख़त्म हो जाते हैं। इसकी वजह से आप उन एग्जिस्टिंग जानवरों को ही नहीं मार रहे हो, उनके आने वाले बच्चों को भी आप लोग मार रहे हो अगर आप वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो ये वाटर पोल्यूशन हम लोगों ने देखा किस किस वजह से हुआ, कि हम लोगों ने ऐसे सब्सटेंस डाल दिए कि वहाँ पर वाटर बॉडी में उनकी ज़रूरत नहीं थी, जिनकी ज़रूरत थी ऑक्सीजन कम कर दी, या फिर टेम्परेचर इतना ज़्यादा चेंज हो गया है कि अब ऑर्गेनिज्म ज़िंदा उसमें नहीं रह पा रहे हैं। अब आगे आता है मिनरल्स रिचेज इन सॉइल। अब हमारी मिट्टी होती है, मिट्टी में काफ़ी सारे मिनरल्स होते हैं, उनकी ज़रूरत होती है मिट्टी को। सॉइल जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। अब भी देखिए, सॉइल नहीं होगी तो फसल कहाँ से उगाओगे, किस पे उगाओगे फसल, मिट्टी नहीं होगी तो मिट्टी, तो घर कहाँ बनाओगे। मिट्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मिट्टी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स है जो कि डिसाइड करती है कि इलाके में कैसी डाइवर्सिटी होगी, कितने जानवर, क्योंकि एक अब रेगिस्तान में तो पेड़ नहीं उगते हैं क्योंकि उस मिट्टी में पानी ठहर नहीं पाता है। जहाँ पर एलुवियल सॉइल होती है वहाँ पर बहुत अच्छे सारे पेड़ उग जाते हैं, जंगल उग जाते हैं। तो डिपेंड करता है मिट्टी कैसी है किसी इलाके की। तो डाइवर्सिटी, जानवर हों, पेड़ पौधे हों, वो डिपेंड करता है कि उस एरिया की मिट्टी कैसी है। बट व्हाट इज़ द सॉइल एंड हाउ इट इज़ फॉर्म्ड। बट ये मिट्टी होती क्या है, सॉइल होती क्या है और ये बनती कैसे है। आउटर मोस्ट जो लेयर होती है ना अर्थ की, उसको हम लोग क्रस्ट कहते हैं। एंड द मिनरल्स फाउंड इन दिस लेयर सप्लाई अ वेराइटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू द लाइफ फॉर्म्स। तो जो आउटर मोस्ट सबसे बाहर वाली लेयर होती है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, उसको हम क्रस्ट कहते हैं। और जो मिनरल्स होते हैं इस लेयर में, क्रस्ट में काफ़ी सारे मिनरल्स होते हैं, उसकी वजह से काफ़ी सारे लाइफ फॉर्म्स मिट्टी पे रह पाते हैं। ये मिनरल्स जो हैं विल नॉट बी अवेलेबल टू द ऑर्गेनिजम्स इफ़ द मिनरल्स आर बाउंड अप इन द ह्यूज रॉक्स। ये मिनरल्स अगर बहुत बड़े बड़े चट्टानों की फॉर्म में होंगे ना तो एनिमल्स उसको यूज़ नहीं कर पाते हैं, बट जब चट्टानें टूटती हैं, उनसे मिट्टी बनती है, तभी वो एनिमल्स उसका इस्तेमाल करते जाते हैं, कर पाते हैं। Over a long period of time, thousands and millions of years, the rocks at or near the surface of the earth are broken down by various physical, chemical and biological processes. तो मिट्टी जो होती है ना वो कैसे बनती है, चट्टानें होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी रॉक्स होती हैं, सदियों से, हज़ारों सालों से टेम्परेचर की वजह से, फिज़िकल चेंजेस, उस पर मान लीजिए हवा बह करके मिट्टी लेकर के आ रही है, पानी बह रहा है, ग्लेशियर्स बह रहे हैं, कभी गर्मी हो रही है, कभी सर्दी हो रही है, कीड़े मकोड़े उन पे रॉक्स पे अटैक कर रहे हैं, उसकी वजह से जो चट्टानें होती हैं ना वो मिट्टी में बदल जाती हैं। एंड प्रोडक्ट ऑफ दिस ब्रेकिंग डाउन इज़ द फाइन पार्टिकल ऑफ सॉइल। जो चट्टानें टूटती हैं उसकी वजह से मिट्टी बनती है। बट व्हाट आर द फैक्टर्स और प्रोसेसेस दैट मेक द सॉइल। बट कौन से फैक्टर्स होते हैं, कौन सा प्रोसेस होता है जिससे मिट्टी बनती है। तो पहला, सबसे पहले आता है हमारा सन। द सन क्या करता है, दिन के समय चट्टान को गर्म कर देता है। तो जब भी कोई चीज़, हमने पढ़ा है, जब भी कोई चीज़ गर्म होती है ना तो वो फैल जाती है, वो एक्सपैंड करने लगती है। बर्फ़ छोटी सी जगह में आ जाती है, बट पानी क्या होता है, कितनी सारी जगह फैल जाता है। तो जब कोई भी चीज़ गर्म होती है वो एक्सपैंड करती है, वो फैलती है। तो जो दिन के समय चट्टानें सूरज की रोशनी की वजह से फैल गई, बट रात के समय चट्टानें ठंडी हो गई। और जब भी कोई चीज़ ठंडी होती है तो वो सिकुड़ती है। ठंड में आप सिकुड़ जाते हो ना, आप होती है तो सिकुड़ते हो, ऐसे याद रख लीजिए। जब भी कोई चीज़ गर्म होती है तो वो एक्सपैंड करती है, वो फैलती है। और जब भी कोई चीज़ ठंडी होती है तो वो सिकुड़ती है। तो दिन में ठंडी होके फैल रही है, सॉरी, दिन में गर्म होके फैल रही है और रात में ठंडी होके सिकुड़ रही है। इसकी वजह से क्या होता है, रॉक, सिंस ऑल पार्ट्स ऑफ रॉक, एक सारे के सारे पार्ट एक्सपैंड नहीं करते रॉक के और सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते सेम रेट से। कुछ पार्ट रॉक का ज़्यादा एक्सपैंड कर जाएगा, कुछ पार्ट ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। इसकी वजह से ना जो रॉक होती है, जो चट्टान होती है, उसमें क्रैक पड़ने लगते हैं और धीरे धीरे करके वो क्रैक और बड़े होते जाते हैं और वो रॉक टूट जाती है और धीरे धीरे मिट्टी में कन्वर्ट होने लगती है। तो पहला फैक्टर अपना क्या बना, सन। नेक्स्ट फैक्टर है वाटर। तो नेक्स्ट आता है हमारा वाटर हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इन 2 वेज। वाटर 2 तरीके से हेल्प करता है रॉक से मिट्टी बनने में। एक तो वाटर जो है वो जो सन ने क्रैक्स बना दिए थे ना, उन क्रैक्स में घुस जाता है और जब क्रैक में अगर पानी घुस गया तो चट्टानें नम हो जाती हैं, मतलब वीक पड़ जाती हैं। और फिर क्या होता है, जब बारिश का मौसम आया, खूब सारा पानी भर गया, ठंडा मौसम आया तो वो पानी जम गया। इसकी वजह से वो क्रैक्स जो है ना वो चौड़े होने लगते हैं और फिर धीरे धीरे करके क्या होता है, वो टूटने लगते हैं। और दूसरा क्या है, जो बहता हुआ पानी होता है ना, वो बहुत समय तक एक चट्टान से पानी बहे जा रहा है तो वो अपने साथ क्या करता है, छोटे बड़े पार्टिकल्स रॉक के लेकर के जाता है। ये जो रॉक के पार्टिकल्स होते हैं ये एक दूसरे से टकराते हैं और क्या होता है, धीरे धीरे और छोटे होते जाते हैं और ये मिट्टी में कन्वर्ट हो जाते हैं। वाटर इस तरीके से पार्टिकल्स को तोड़ देता है और हम लोगों को सॉइल मिलती है। एक तो वो क्रैक्स में
में घुस जाता है और तोड़ देता है, और एक अपने साथ बहता हुआ पानी मिट्टी को लेकर के चला आता है। तो हमने सन देख लिया, सन ने भी करा, मिट्टी को बनाया। फिर हम वाटर देख लिया हमने, है ना, वाटर ने भी मिट्टी बनाई। अब हम देख लेते हैं हवा किस तरीके से मिट्टी बनाती है, विंड। In a process similar to the way in which water rubs against rock and wear them down, strong wind also erode। तो विंड जो होती है ना वो बहती हुई जब जाती हैं तो ऊपर की जो लेयर होती है ना चट्टानों की, उसको वो अपने थोड़ी थोड़ी मिट्टी हवा के साथ भी बहने लगती है, जैसे पानी के साथ बहती है। विंड ऑल्सो कैरीज सैंड, वो थोड़ा अपने हवा के साथ पार्टिकल्स को लेकर के चली जाती है। तो आप लोगों ने देखा कैसे मिट्टी भी पानी की तरह जो जैसे पानी के साथ भी बह जाती है मिट्टी चट्टानों से, और ऐसे ही हवा के साथ ही बह जाती है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे कि एक कीड़ा होता है लाइकन, वो क्या करता है, वो सरफेस रॉक के ऊपर वो ग्रो होने लगता है और धीरे धीरे रॉक को क्या करता है, वो पाउडर की फॉर्म में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है, और पाउडर की फॉर्म में कन्वर्ट करता है तो मिट्टी बनने लगती है। अदर स्मॉल जैसे कि प्लांट्स होते हैं, तो हमने जानवर देखा कि लाइकन्स जो है वो चूरा बनाने लगता है रॉक्स का। इसी तरीके से मोज होता है, लाइकन्स एंड मोजेस जो हैं वो भी ग्रो करने लगते हैं प्लांट पर और प्लांट को तोड़ देते हैं। अब बड़ी बड़े जो प्लांट्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े प्लांट्स भी चट्टानों के ऊपर उग जाते हैं, तो उनकी जड़ों की वजह से चट्टानें टूट जाती हैं और मिट्टी बन जाती है। तो सन हो गया हमारा, एक हमारा वाटर हो गया, एक हमारी एयर हो गई, और दूसरा हो गया एनिमल्स जैसे कि लाइकन्स एंड मोजेस, वो भी चट्टानों से मिट्टी बना देते हैं। तो इसमें हम लोगों को दे रखा है एक्टिविटी है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए हम लोग को मिट्टी लेनी है बीकर में और उसमें पानी भर देना है। फिर वाटर शुड कितना होना चाहिए, जितनी मिट्टी है उससे लगभग 5 गुना ज़्यादा वाटर होना चाहिए। फिर आप उसको हिलाइए और उसको छोड़ दीजिए। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि सारी मिट्टी नीचे जम गई है, और तो आप देखोगे कि वो होमोजेनस लेयर है या फिर नहीं, बिल्कुल एक जैसी जमी है या फिर नहीं जमी है। अगर लेयर फॉर्म हुई हैं तो हाउ इज़ वन लेयर इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर। लेयर्स बनती हैं तो सारी लेयर्स एक जैसी नहीं होती हैं, कुछ ना कुछ अंतर होता है। नीचे जो है ना, सबसे नीचे वाली लेयर में जो उस मिट्टी में कंकड़ पत्थर होंगे वो जमा हो जाएंगे, ऊपर सबसे ज़्यादा बारीक लेयर होती है, यही है। एज वी हैव सीन, सॉइल जो है वो मिक्सचर होता है। सॉइल में क्या होते हैं, छोटे छोटे से पार्टिकल्स होते हैं रॉक के, छोटे छोटे से कंकड़ होते हैं अलग अलग साइज़ के, और उसमें काफ़ी सारे डिकेड लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जिसको हम ह्यूमस कहते हैं। जैसे कि जो कीड़े ने मिट्टी बनाई थी तो उसमें कुछ कीड़े मर भी गए होंगे, वो भी उस मिट्टी का ही पार्ट बन जाते हैं, उसको हम लोग ह्यूमस कहते हैं। In addition, soil also contain various forms of microscopic life। सॉइल में माइक्रोस्कोपिक लाइफ भी होती है, मतलब बहुत ही छोटे छोटे कीड़े भी होते हैं जिनका साइज़ जो है फाउंड इन बहुत ही अलग होता है। द टाइप ऑफ सॉइल इज डिसाइडेड बाय द एवरेज साइज ऑफ पार्टिकल फाउंड इन इट, एंड द क्वालिटी ऑफ सॉइल इज डिसाइडेड बाय द अमाउंट ऑफ ह्यूमस एंड द माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन इट। क्या है ये, देखिए सॉइल कौन सी है, कैसी है, वो हम लोग बताते हैं कि वो उसका पार्टिकल का साइज़ कितना बड़ा है। जैसे कि रेत को आपका एक एक पार्टिकल आपको दिख जाता है, बट आप अगर देखें कि जो क्लेली सॉइल होती है उसमें तो वो इतनी ज़्यादा चिपकी होती है, उसके पार्टिकल का साइज़ बहुत ही छोटा होता है। तो इस हिसाब से हम लोग की क्लेली है, सैंडी है, या फिर एलुवियल है, या फिर रेड सॉइल है, कौन सी सॉइल है वो हम उसके पार्टिकल के साइज़ के हिसाब से बताते हैं, टाइप ऑफ सॉइल। तो साइज़ से हम लोग बताते हैं टाइप की, कौन से टाइप की सॉइल है। फिर हम बताते हैं कि इसकी क्वालिटी कैसी है, कितनी अच्छी सॉइल है, वो हमें पता लगता है ह्यूमस से। ह्यूमस का मतलब उसमें कितने ऑर्गेनिजम्स हैं, कितने जानवर वगैरह मर चुके हैं, उसके बाद ना उसकी उर्वरकता बढ़ जाती है, वो ज़्यादा फसल उगाने में हेल्प करती है। जैसे कि एलुवियल सॉइल हो गई, वो भी काफ़ी अच्छी होती है, ह्यूमस कंटेंट अच्छा होता है उसमें। ह्यूमस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है डिसाइड करने के लिए कि सॉइल जो है, deciding soil structure, because it causes soil to become more porous and allows water and air to penetrate deep underground। तो जो मिट्टी में कितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, कितना उसमें ह्यूमस है, ये हमें बताता है कि वो सॉइल कितनी अच्छी होगी, क्योंकि जितना ह्यूमस होगा ना उसमें उतना ही पानी जो है ज़मीन के अंदर वो सॉइल भेज पाएगी और फसल अच्छी हमारी उग पाएगी। न्यूट्रिएंट कंटेंट जो होते हैं सॉइल के, द अमाउंट ऑफ ह्यूमस प्रेजेंट इन इट एंड द डेप्थ ऑफ द सॉइल आर सम ऑफ द फैक्टर्स दैट डिसाइड कि कौन सी टाइप की वो सॉइल होगी और कौन से टाइप का उसमें प्लांट उगेगा। तो कितना ह्यूमस कंटेंट है, कितना पानी
मिट्टी के नीचे जा पा रहा है, इससे ही डिसाइड हो पाएगा कि कौन सा प्लांट वहाँ पर उगेगा। तो राइस, चावल कहाँ उगेगा? ऐसी मिट्टी में उगेगा चावल तो जहाँ पानी ज़्यादा ज़मीन में जा पाएगा। तो मिट्टी से ही डिपेंड करता है कि कौन सा प्लांट उस मिट्टी पर उग पाएगा। 10 जो टॉप मोस्ट लेयर होती है ना सॉइल की, दैट कंटेन्स ह्यूमस एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन एडिशन टू द सॉइल इज कॉल्ड द टॉप सॉइल। जो ऊपर वाली सॉइल होती है जिसमें ह्यूमस भी होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, सॉइल के अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें होती है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, ह्यूमस, तो वो वाली सॉइल क्या होती है? जो सबसे ऊपर होती है वो टॉप सॉइल होती है। क्वालिटी ऑफ द टॉप सॉइल इज़ एन इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट डिसाइड बायोडाइवर्सिटी इन दैट एरिया। तो जो टॉप सॉइल की क्वालिटी होती है ना, कई बार यही चीज़ रिपीट हो रही है कि टॉप सॉइल जैसी होगी वैसी ही बायोडाइवर्सिटी होगी। बायोडाइवर्सिटी, कितने ज़्यादा प्लांट्स उग पाएंगे, कितने ज़्यादा एनिमल्स रह पाएंगे, वो डिपेंड करेगा कि टॉप सॉइल कैसी है। मॉडर्न फार्मिंग प्रैक्टिसेस जो हैं उसमें क्या होता है, काफ़ी सारे फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं हम, पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से हमारा वाटर पोल्यूशन भी होता है। Use of these substances over long period of time can destroy the soil structure by killing the soil microorganism that recycle nutrients in the soil। तो अगर हम लोग बहुत ज़्यादा लंबे समय तक ये फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते रहते हैं ना, तो ये हमारी सॉइल को मारने लगता है। हमारी सॉइल के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो ख़त्म होने लगते हैं। तो सॉइल के मतलब सॉइल खुद को अच्छे से रिसाइकल नहीं कर पाती अपने न्यूट्रिएंट्स को, और वो सॉइल बंजर पड़ जाती है। इससे क्या होता है, जो अर्थवॉर्म जो होते हैं ना वो भी मरने लगते हैं। ये जो पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड ये सब यूज़ करते हैं ना, इसकी वजह से अर्थवॉर्म मरने लगते हैं। जो कि अर्थवॉर्म्स जो होते हैं ना, उनको हम लोग फ्रेंड ऑफ फार्मर्स भी कहते हैं, क्योंकि ये ह्यूमस क्रिएट करते हैं मिट्टी में। अब पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र यूज़ करने की वजह से अर्थवॉर्म भी बढ़ने लगते हैं, इसलिए फर्टिलिटी सॉइल कम होने लगती है सॉइल की। फर्टाइल सॉइल कैन क्विकली बी टर्न्ड बैरन इफ़ सस्टेनेबल प्रैक्टिस आर नॉट फॉलोड। अगर अच्छी प्रैक्टिसेस हम इस्तेमाल नहीं करेंगे ना, सॉइल का ध्यान नहीं रखेंगे, तो जो बिल्कुल फर्टाइल सॉइल थी, फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ, जिस पर अच्छी फसल उगाई जा सकती है, वो मिट्टी भी, वो सॉइल भी ख़राब होने लगती है। Removal of useful components from the soil and addition of other substances which adversely affect the fertility of soil and kill the diversity of organism that live in it is called soil pollution। soil pollution का ये है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, जो ज़रूरी सब्सटेंस है आपने सॉइल में से उसको तो हटा दिया, और फालतू के सब्सटेंस जैसे कि फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड, यूरिया, ये सब आपने डाल दिया। इसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी, कुछ टाइम के लिए तो आपकी फसल अच्छी हो जाएगी, बट अल्टीमेटली सॉइल की फर्टिलिटी ख़राब होने लगती है, ऑर्गेनिज्म मरने लगते हैं और सॉइल पोल्यूशन होता है, सॉइल ख़राब हो जाती है। तो सॉइल जो आज हम देखते हैं वो कई लाखों हज़ारों सालों पहले बनी होगी। However, some of the factors that created the soil in the first place and brought the soil to that place may be responsible for the removal of the soil too। तो जो आप सॉइल जिसकी वजह से आई है, पानी की वजह से आई है, हवा की वजह से आई है, जानवरों की वजह से आई है ना, सन की वजह से आई है, तो यही सारे फैक्टर सॉइल को ख़राब करने के भी काम कर सकते हैं। फाइन पार्टिकल्स जो हैं वो हवा के साथ उड़ के चले जाते हैं। तो सॉइल इरोजन किसकी वजह से होता है? विंड की वजह से, विंड इरोजन कहते हैं, कि हवा की वजह से टॉप सॉइल उड़ के चली गई और पानी के साथ बह गई, तो इस तरीके से भी सॉइल जो है वो बैरन हो जाती है। अब आगे का जो पार्ट है वो देख लेते हैं हम लोग, है ना, नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि आगे तो अब हम लोगों की बायो जियो केमिकल साइकिल ही बची हुई है। एक्टिविटी के बारे में बताया गया है। एक्टिविटी में आप लोगों को क्या करना है, चलिए ये वाला और पार्ट देख लेते हैं, फिर पूरा हो जाएगा। एक्टिविटी में 2 आइडेंटिकल ट्रेस लेनी है आपको, सेम, जैसे कि आपने 2 ट्रे ली और उन ट्रेस को आप लोगों को क्या भर देना है, सॉइल से, यानी कि मिट्टी से भर देना है। एक में आप लोगों को क्या, मस्टर्ड जो सरसों होती है ना वो उगानी है, और एक में आप लोगों को राइस उगाना है। फिर आप उनका ध्यान रखते रहिए। फिर नाउ और उसमें रेगुलरली क्या देते रहिए आप लोग, वो ट्रे रेगुलरली फॉर फ्यू डेज आप पानी देते रहिए। फिर नाउ टिल्ट बोथ द ट्रेज एंड फिक्स देम इन दैट पोजीशन। तो उसको टिल्ट करिए और सही से पोजीशन रखिए कि वो सही से, मतलब आपको ऐसे रखना है कि वो ठीक रहे। पोर इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर जेंटली ऑन बोथ ट्रे सच दैट द वाटर फ्लोज आउट ऑफ द ट्रे। तो पहले आप लोगों ने उगा दिया है 2 ट्रे में, एक में मस्टर्ड उगा दिया और एक में राइस उगा दिया। रेगुलरली पानी आप उसमें देते रहे। फिर उसके बाद एक दिन आपने पानी दिया और उनको टेढ़ा कर दिया, जैसे कि फिगर में दिखा रखा है, ऐसे करके, ऐसे आप पानी देते रहिए और ऐसे करके उनको टेढ़ा करके रखिए, इस तरीके से ऐसे करके। तो फिर आप लोगों को स्टडी द अमाउंट ऑफ सॉइल दैट इज़ कैरीड आउट बाय द ट्रे। तो आप जब पानी देंगे ना टेढ़ा करके ट्रे को, तो उसके पानी के साथ साथ ना मिट्टी भी काफ़ी सारी निकल आएगी। नाउ पोर इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर ऑन बोथ द ट्रेस फ्रॉम द हाइट।
खूब ऊंची हाइट से आप डालिए तब देखिए कि कितना ज़्यादा पानी निकल रहा है। मतलब आप नीचे की तरफ से पानी डाल रहे हैं नीचाई से तो कितनी मिट्टी निकल के आ रही है, और जब आप काफ़ी ऊंचाई से पानी डाल रहे हैं तो कितनी मिट्टी निकल के आ रही है। और आप देखेंगे कि जो मस्टर्ड है ना उसमें से ज़्यादा मिट्टी निकल के आएगी और राइस में से कंपैरेटिवली कम आएगी। तो इफ़ेक्ट ऑफ फ्लोइंग वाटर ऑन टॉप सॉइल, तो टॉप सॉइल जो फ्लोइंग वाटर होता है ना, जो बहता हुआ पानी होता है उस पर टॉप सॉइल का क्या असर होता है, वो अपने साथ साथ सॉइल को ले जाता है। तो इसमें हमें यही बताया गया है। द रूट्स ऑफ द प्लांट्स हैव इंपॉर्टेंट रोल इन प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन, तो सॉइल इरोजन ना हो, हमारी मिट्टी ना जाए, वो कैसे बच सकती है? अगर जो जड़ होती है पेड़ की वो खूब अच्छी हो और मिट्टी को बांध के रखे तो मिट्टी नहीं उड़ेगी, मिट्टी पानी के साथ नहीं जाएगी। लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन दैट इज़ हैपनिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड नॉट ओनली डिस्ट्रॉयज बायोडाइवर्सिटी इट ऑल्सो लीड्स टू सॉइल इरोजन। तो डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? पेड़ों को काटना। तो पूरी दुनिया में जो पेड़ों की कटाई चल रही है ना, उसकी वजह से क्या हो रहा है? सिर्फ बायोडाइवर्सिटी का लॉस नहीं हो रहा, जानवर और पेड़ ही नहीं खत्म हो रहे बल्कि हमारी मिट्टी भी खराब हो रही है, क्योंकि पेड़ जो है वो मिट्टी को बांध के रखते हैं अपनी जड़ों से, उड़ने नहीं देते, बहने नहीं देते। अब पेड़ नहीं होंगे तो मिट्टी ऐसे ही बह जाएगी, सॉइल इरोजन भी उससे होता है। टॉप सॉइल जो कि अब बेयर है, बेयर का मतलब नंगी है, उस पर कुछ भी नहीं है, उसमें वेजिटेशन नहीं है, वो आसानी से रिमूव हो सकती है। एंड दिस कैन बी एक्सेलरेटेड इन हिली और माउंटेनियस रीजन, क्योंकि वो ऐसे करके स्लोप में होते हैं ना माउंटेन, अगर उस पर कोई पेड़ पौधे नहीं होंगे तो डायरेक्ट मिट्टी उससे आती रहेगी। तो द प्रोसेस ऑफ सॉइल इरोजन इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिवर्स। सॉइल इरोजन एक बार हो गया तो आप उसको दोबारा से, आप लैबों में नहीं बनती है मिट्टियाँ, है ना, मिट्टी बनती है नेचुरल प्रोसेस से, और वो भी लाखों सालों में। तो वेजिटेशन कवर अगर आप लोग रखेंगे अच्छे से तो उसकी वजह से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। अगर आप पेड़ लगाते हैं तो एक तो सॉइल इरोजन नहीं होगा, आपके ग्राउंड में वाटर अच्छे से जाता रहेगा, वो सॉइल आपकी अच्छी रहेगी, आपका एनवायरनमेंट अच्छा रहेगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। तो सॉइल इरोजन बचाने के लिए हम लोग पेड़ भी लगा सकते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे इस वीडियो में वाटर और सॉइल इरोजन देख लिया। वाटर सॉइल इरोजन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, नेक्स्ट वीडियो लास्ट होगा बायो जियो केमिकल साइकिल्स जो है ना, ये छोटा, अब ज़्यादा कुछ नहीं बचा है। कार्बन साइकिल छोटी छोटी साइकिल्स हैं, बुक में आपको बड़ी लग रही हैं बट इतने समझाने का और ज़्यादा कुछ नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो में हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कैसा लगा वीडियो बताइएगा ज़रूर। अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।